तो जो आइटम एनालिसिस है उसको 3 तरीके से किया जाता है। मेनली तो 2 टाइप्स हैं, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। ये आपको देखने को मिलेगा जब भी आइटम एनालिसिस की बात होगी। आइटम एनालिसिस में 2 बातें जरूरी होती हैं, इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आइटम एनालिसिस करने के लिए। क्या होता है, तो आइटम डिफिकल्टी और दूसरा होता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और तीसरा भी डिस्ट्रैक्टर भी देखा जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। जो मूल बात है आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन की है, ठीक है। तो आइटम डिफिकल्टी क्या होता है? आइटम डिफिकल्टी इज द क्वेश्चन, ठीक है, आइटम टू इजी और टू बैड, ठीक है। उस आइटम्स को पता करना होता है कि या तो यह इजी है या हार्ड है, उस लेवल को पता करने के लिए होता है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल का पता करना होता है और एक ऑप्टिमल लेवल की डिफिकल्टी लेवल अगर जिस आइटम में है उसको रखा जाता है, नहीं तो उसको हटा दिया जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। When an item is one that every participant either gets wrong or correct, it decreases and tests reliability. If everyone gets a particular answer correct, there's less of a way to tell who really understand the material with deep knowledge. Conversely, if everyone gets a particular answer incorrect, then there's no way to differentiate those who have learned the material deeply. तो एक उदाहरण देके कह रहे हैं कि अगर सभी सॉल्व कर पाए या कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए तो उसकी फिर कोई महत्ता नहीं है ना। ऐसा होना चाहिए कि एक डिफिकल्टी लेवल उसमें इस लेवल पर हो कि जो ब्राइट स्टूडेंट है वो सॉल्व कर पा रहा है, जो कम ब्राइट स्टूडेंट है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैटेगराइज कर पाए, है ना। तो डिफिकल्टी लेवल इस ढंग से हो, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा इजी हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ऐसा होना चाहिए। आइटम डिफिकल्टी यही है, ठीक है। आइटम डिफिकल्टी का मतलब यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है या बहुत इजी है, इस बात को पता करने का एक प्रोसीजर होता है आइटम डिफिकल्टी। आइटम डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो कैसे निकलता है, वो आगे उसमें बात करेंगे। और उसके बाद आ जाता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पद विभेदीकरण की शक्ति इसको कहते हैं, ठीक। वो कैसे होता है भाई कि जो आपका आइटम है वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है नहीं उन पार्टिसिपेंट्स को, जो समझ पाते हैं या जो नहीं समझ पाते। उस क्वेश्चन को समझ पाने वाला व्यक्ति होगा कि नहीं समझ पाने वाला व्यक्ति होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करने की शक्ति होनी चाहिए। वो जो समझ पाने वाला व्यक्ति है उसको सॉल्व कर पाएगा, नहीं है नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो इसलिए पता चलेगा कि हाँ इसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। जो आपका टेस्ट आपने बनाया है लोगों के बीच अंतर कर पा रहा है, ठीक है। और आइटम डिस्ट्रैक्टर क्या होता है? आइटम डिस्ट्रैक्टर की भी उतनी भूमिका होती है, ठीक है। जो आइटम करेक्ट आंसर के साथ जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उसको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। उनका भी पावरफुल होना जरूरी है, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट भी हो पाएगा, डिफिकल्टी लेवल भी बरकरार रहेगी उसमें, विशेषकर से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस एग्जाम में इसकी महत्ता होती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर। और उसमें नहीं होती जो थ्योरेटिकल होते हैं या ऐसे टाइप आइटम होते हैं, उसमें नहीं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम होते हैं उसके लिए आइटम डिस्ट्रैक्टर की महत्ता होती है, ठीक है। तो द टेस्ट आइटम्स इफेक्टिवली डिस्ट्रैक्ट टेस्ट टेकर्स फ्रॉम द करेक्ट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जो टेस्ट के आइटम्स हैं या टेस्ट के जो भी ऑप्शंस हैं या डिस्ट्रैक्टर है उसको करेक्ट आंसर देने से डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, मतलब कोई गैस से बचने के लिए होता है, ठीक है। आदमी गैस के आधार पर कोई आंसर नहीं दे पाएगा, उसलिए होता है। अगर आपने किसी मान ले जाए कोई राजधानी पूछी, ठीक है, या कोई ऐसी चीज पूछी जो चीज मिलती जुलती ना हो, उसके आपस में आपने ऐसी दे दी जो मिलती जुलती है, ठीक है। जैसे आपने कार्ल रोजर्स, भाई उसके जो जनक कौन है, ठीक है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के जनक कौन है अगर कहें, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। हमने उदाहरण देंगे कार्ल रोजर्स, कार्ल जैस्पर्स, कार्ल जुंग, कार्ल दूसरा जो इस तरीके से ऑप्शन दे दें, तो जिसने कार्ल रोजर्स पता भी होगा वो इन वाले डिस्ट्रैक्टर से थोड़ा प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो आइटम डिस्ट्रैक्टर जितना मजबूत होगा उससे आपका डिफिकल्टी लेवल भी मेंटेन होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी उसकी मेंटेन रहेगी, और क्या होगा कि एक गैस वर्क का उससे रिडक्शन होगा, गैस नहीं कर पाएगा कोई भी, ठीक है। उससे क्या होता है कि एरर आने की संभावना नहीं होती और बहुत सी बातों से बचा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आइटम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में स्पेशली आइटम डिस्ट्रैक्टर्स की भूमिका होती है।
बाकी जहां आइटम एनालिसिस की बात है वहां दो ही प्रकार के होता है, ठीक है, दो ही तरीके से होता है, ठीक है। आइटम डिफिकल्टी लेवल निकाला जाता है और आइटम की डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात की जाती है आइटम एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब बात करें कि भाई आइटम डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। आइटम डिफिकल्टी लेवल क्या है? कठिनता का स्तर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, प्रतिभागियों के उस प्रोपोर्शन या उस प्रतिशत से होता है जो किसी आइटम में सही आंसर दे के निकाला जाता है। भाई मान ले जाए 100 लोगों ने किसी आइटम के ऊपर रिस्पॉन्स किया, ठीक है, तो 60 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया उसको, ठीक है। तो उस आधार पर जो प्रोपोर्शन या परसेंटेज ज्ञात होता है उसको आइटम डिफिकल्टी लेवल कहते हैं। किसी आइटम के ऊपर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी भरने वाले हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आधार पर एक ज्ञात होता है, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन निकाला जाता है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। नीचे उदाहरण, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक मैक्सिमम हो सकता है 1+1 मैक्सिमम हो सकता है, और ये लोवेस्ट 0 हो सकता है, 0 से लेके 1 तक ये हो सकता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? 0.1, 0.2, 0.3 से लेके 1 तक ये हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट 1 से लेके 0 तक ये हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम होगा तो 1 होगा और लोवेस्ट होगा तो 0 होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? यही लिखा है, ठीक है। P = R/N। P का मतलब क्या हुआ यहाँ? P का मतलब है डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। भाई कठिनता का स्तर, कठिनता का स्तर कैसे निकलेगा? आइटम डिफिकल्टी लेवल कैसे निकलता है? R/N करके। R का मतलब होता है जो पार्टिसिपेंट जिनने सही आंसर दिया। किसी स्पेसिफिक आइटम है आपका, ठीक है, उसमें अगर 100 लोगों से आपने क्वेश्चनर भरा है, ठीक है। मान ले जाए आपने 50 आइटम्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले आइटम में 100 लोगों में से 60 लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी 40 लोगों ने गलत आंसर दिया, ठीक है। तो आर तो यहां पर हो गया 60 लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। और जो टोटल नंबर कितना है? 100 है, 100 लोगों ने दिया, तो इसको करके हो जाता है 0.06, ठीक है। नहीं 0.6, ठीक है। तो 0.6 हो गया है, ठीक है, या 60 कहें उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 60% लोग ही इसको सही कर पा रहे, ठीक है। अगर 100 लोग उसको हल कर रहे हैं तो उसमें 60% लोग ही उस आइटम को हल कर पा रहे हैं। मतलब वो डिफिकल्टी लेवल उसका ठीक है, ऑप्टिमल लेवल पर है। 50 और 75 के बीच में है या उसके 80 के बीच में है तो उसको कहेंगे कि हाँ थोड़ा ऑप्टिमल लेवल पर है ये। 60 से ऊपर है, 75-80 के बीच में है तो उसका ऑप्टिमल लेवल का। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 0.75। आइटम डिफिकल्टी लेवल जो स्टैंडर्ड होता है जिसको आप लोगे अपने उसमें, ये 0.75 के आसपास का जो स्कोर होगा उसको लोगे आइटम डिफिकल्टी लेवल की जांच के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि 75% लोग कम से कम उसमें करेक्ट आंसर दिए हों, उससे क्या होगा कि डिफिकल्टी लेवल मेंटेन रहेगा उसका, ठीक है। जिस भी पॉपुलेशन के ऊपर आपने स्टडी किया है, जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि आइटम डिफिकल्टी वाली बात तो इससे पूरी हो जाती है। आइटम एनालिसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? आइटम डिफिकल्टी लेवल ज्ञात करना होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करनी है। और डिफिकल्टी लेवल क्या होनी चाहिए? 0.75 लेवल तक होनी चाहिए, ऑप्टिमल लेवल। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.6 आया तो ये भी ठीक है, चल सकता है, ठीक है। इसको आप मेंशन करोगे जब भी आप टेस्ट बनाओगे तो कहोगे भाई अपने इस डिफिकल्टी लेवल इस आइटम में रखा है, ठीक है। तो ऑप्टिमल लेवल का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए जो 0.75 के करीब होता है। जो आप AK सिंह की बुक पढ़ते हो उसमें रेफरेंस मिल जाएगा इसका, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। आइटम डिफिकल्टी लेवल ये होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात करेंगे, ठीक है, अगले में, ठीक है। नेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात करेंगे।